एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड शानवाल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फॉलोइंग अवर हार्ट के पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी चिरेन को लेकर ब्रूल माउस आ चुका था, या फिर कहें कि विसेक्ट आ चुका था, और चिरेन सब कुछ सुनकर जानकर बहुत ज़्यादा शौक में थे। अब देखते हैं आगे। यीलिंग विसेक्ट के लिए आज का दिन बहुत खास था। जिन लोगों ने भी उस कपल को देखा, उनका कहना है कि उन्हें उनके मिलन की ब्लेसिंग्स मिली थी। उन्हें लगता है कि आज भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो इमोर्टल कपल हैं। इसीलिए हर कोई अब बेसब्री से बाहर कुछ होने का इंतज़ार कर रहा है। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वांग जी सच में खुश हैं, इसीलिए मैं भी खुश हूँ। हम बाद में बात करेंगे, लेन चिरेन ने कहा। अजान, आओ और मेरे कंधों को पकड़ो और आइंग एक साथ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा बाहर न निकले, क्योंकि मैं उसे सुनने या बेहोश नहीं कर सकती, वेंचिंग ने कहा। लेंचरेन डर से एक जगह रूटेड खड़े थे। लंजा ने जैसा कहा वैसा ही किया। उस कमरे का तापमान बदल गया और कमरा अब विशाल ऊंची दीवारी के साथ एक विशाल हॉल बन गया, लेकिन चिकित्सा आपूर्ति के सामान के अलावा और कुछ नहीं था वहां पर। वेंचिंग ने वीइंग के पेट को काट कर ओपन किया और विभूषण ने अपने लोअर लिप को ऐसे काट लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुरंत ही वीइंग के सिर पर एक फायर फिनिक्स प्रकट हुआ। नहीं, वो पहले उसका हेयर पिन था और साथ में एक नीला ड्रैगन। ओह, ये वांग जी की रिंग थी। वेंचिंग ने एक बेबी बॉय को बाहर निकाला और वेनिंग को उसे फ्रेश करने के लिए दे दिया। फिर एक और। वेनिंग कुछ नहीं कर सकता था, बस उन दोनों को पकड़े रहा। वेंचिंग ने घाव पर पट्टी बांधी और कुछ नहीं किया। घाव भरना शुरू हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगे कि इतना बड़ा घाव भर गया और एक निशान भी नहीं छोड़ा। वांग जी ने उसे रोक दिए। उसने तुरंत ही एक लग्जरियस फ्लफी ड्रेस पहन ली। ड्रैगन और फिनिक्स अभी भी उनका सम्मान कर रहे थे। दोनों बेबी अब फ्रेश थे और उन्होंने विसेक्ट के रोब पहन रखे थे। वेंचिंग ने दोनों बेबीज को वांग जी के दोनों हाथों में दे दिए। दोनों उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन कोई भी रोया नहीं। एक विंग की सिल्वर आइस और स्माइल के साथ लंजा की एग्जैक्ट कॉपी है, वहीं दूसरा उसकी गोल्डन आइस और लेन वांग जी की तरह कोल्ड के साथ विंग की एग्जैक्ट कॉपी। अंकल, ये जिसकी आंखें सिल्वर हैं वो लेन आई, कर्टसी नाम जिंगई, और ये जिसकी गोल्डन आइस है वो आईवान, कर्टसी नाम सिजुई। लेन चिरेन ने दोनों बेबीज को पकड़ा और उनकी तरफ देखने लगा। उन दोनों में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी थी। गोल्डन कोर के साथ पैदा हुए थे। वो ज़्यादा मजबूत तो नहीं थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि तलवार पकड़ सके। उन्होंने हजारों सालों के इतिहास में ऐसे बच्चे के बारे में कभी नहीं पढ़ा। वेनिंग ने उस जगह को जल्दी से साफ किया और दरवाज़ा खोला। लेनचिरेन दोनों बेबीज को अपने दोनों हाथों में लिए बाहर आए। ड्रैगन और फिनिक्स का जोड़ा पूरे आसमान में उड़ रहा था और गरज रहा था। वो कमरा सामान्य हो गया और पेरेंट्स भी बाहर आ गए। वो बच्चे अभी भी नहीं रोए, बल्कि गिगल करने लगे। उन्होंने अपने सामने खड़े लोगों को भी देखा। उस ड्रैगन ने सफ़ेद पियोनी फ्लावर के शेप की बर्फ छोड़ी और उस फिनिक्स ने सुनहरे जुगनू। वो प्राकृतिक रूप से सभी के ऊपर खड़े होने लगे और गायब हो गए। वो बर्फ ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन वो गर्म महसूस हो रही थी। लेनचिरेन को भी इसमें अपना हिस्सा मिला और उस जुगनू ने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाया। वो तुरंत उसकी बॉटम नेक में गया और एक एडवांस लेवल स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गया। अब उसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं थी कि यिन और येंग के नए इमोर्टल मास्टर हैं, और जहाँ वो है ये लीजेंडरी पवित्र भूमि है। फिर लीजेंडरी सेरेन प्लेस भी सच ही होगा। उसने नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता है कि उसे वैसे भी जवाब मिल जाएगा। अब सब कुछ साफ था, उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। अगर विभूषण को जैसा बताया गया है कि वो हेवनली ब्लेस्ड नहीं है और ना ही इमोर्टल, ये बच्चे निश्चय ही सोलमेट ब्लेसिंग हैं। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, बस सामने का दृश्य देख रहा था जो उसके सामने था।
वो दोनों बच्चे उड़ने लगे, जैसे लड़ने की कोई ज़रूरत ना हो, सब लोग उन्हें देख सके। वो सब समझ गए। तभी वीइंग की आवाज़ आई, मास्टर लेन, चलिए घर चलते हैं, मेरी ग्रैंडमा आपका हमारा इंतज़ार कर रही है। वीइंग ने कहा। ग्रैंडमा, बाओशन शेरन, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में देख सकता हूँ, उन्होंने सोचा और फिर से दोनों बच्चों को ले लिया। लिन वांगजी ने उसे फिर से पकड़ा और वो ड्रैगन और फिनिक्स फिर से अपनी ओरिजिन फॉर्म में चले गए। फिर वो उस महल नहीं, लेजेंडरी शेरन महल के सामने टेलीपोर्ट हुए। गार्डन में एक लेडी किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी और दो मेड, लेकिन सभी इमोर्टल थे। ग्रैंडमा, लंजा ने कहा। अजान आइंग, बहुत लंबा समय ले लिया, क्वीन ने कहा। ये मास्टर लेन की गलती है। वीइंग ने तुरंत चिरेन को फंसा दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। लेन चिरेन स्तब्ध थे। बाओशन शेरन ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस बेबी को देने का इशारा किया। बाओशन शेरन ने बेबीज को लिया, एक स्पेल उन दोनों के ऊपर रखा, जिससे पियोनी का एक सुनहरा निशान छोड़ दिया। फिर कहा, ये इन्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उन्हें उससे 10 गुना बैकलैश मिलेगा। अगर कोई इसे हटाना चाहेगा, उसे मुझसे डबल पावर लगानी होगी, जो मुमकिन नहीं है। इमोर्टल क्वीन होने की वजह से मेरी पावर गॉड जितनी एडवांस है। चिरेन, तुम्हारी माँ मेरे साथ हैं और वो अपनी मॉर्टल लाइफ को भूल चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने लेंसेक्ट में बहुत सहा है। लेन चिरेन रोने लगे। फिर वो उनके सामने घुटनों पर बैठ गए, क्योंकि यहाँ मेड्स को मिलाकर सब इमोर्टल थे। मैं आपका आभारी हूँ क्वीन, मैं बस आशा करता हूँ कि उन्हें कभी याद ना आए। विभूषण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एजल लेन, हम प्यार में शापित होते हैं। मैंने अपनी जवानी में तुम्हारी माँ से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो तुम्हारे पिता से प्यार करती हैं, इसलिए हम सिर्फ दोस्त बन गए। मैं इससे खुश था और मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, नहीं अब और ना ही तब। लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। तुम अपने पिता की खूबियों के साथ अपनी माँ की एग्जैक्ट कॉपी थे। मैं अपने भाग्य या अपने भाइयों को दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने वांग जी को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें पब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन सच में मैं भाग्य के बीच में कौन होता हूँ? मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। प्लीज़ मुझे अपने परिवार के रूप में स्वीकार करो। मैं अपने पोते की लाइफ में एब्सेंट नहीं रहना चाहता। प्लीज़, मैं उनसे रूल्स भी नहीं कहूँगा। प्लीज़। लेनचिरेन अपना दिल खोल के रोए। अंकल, एक फादर फिगर पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, और रही रूल्स की बात तो हम भविष्य पर छोड़ देते हैं, लेनचिरेन वीइंग ने कहा। लेनचिरेन एक शेरन नहीं थे, इसीलिए वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सकते थे। इसीलिए वो फिर से मेन हॉल में टेलीपोर्ट हो गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो शाओ, ली और वी फैमिली और चारों स्पिरिचुअल वेपन्स ने उन्हें ग्रीट किया। वो अब सब समझ सकता है, किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। लेनचिरेन ने वीचिंग से पूछा कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। उनकी बात सुनने के बाद लेनचिरेन को नहीं पता कि क्या अब वह अपने सेक्ट लीडर पर विश्वास कर सकते हैं, जैसा कि यीलिंग पेट्रियार्क और वॉर क्रिमिनल के लिए हैं। उन्हें अपनी जगह के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पवित्र भूमि ही एनफ प्रूफ है। अब ये लगभग डिनर टाइम था। वांगशन कपल वापस आ गए। उन्होंने बेबीज को उनकी नई नई के पास छोड़ दिया था। वे एक साथ डिनर करते हैं। लेनचिरेन कभी नहीं जानते थे कि बैकग्राउंड में सूदिंग मेलोडी और सॉफ्ट वॉइस में बात करते हुए खाना खाना इतना ताज़ा कर देने वाला होगा। वांगशान और सोंगचेंग कपल एक दूसरे को सबके सामने शेमलेसली खिला रहे थे। ली मिंग ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन म्याम ने उसे एक लुक दिया। वो तुरंत रुक गया। ये देखकर सभी हंसने लगे। म्याम ने सोचा कि उसने अपने हस्बैंड को नाराज़ कर दिया है, इसीलिए अब वो खुद उसे खिलाने लगी और सबको ऐसा देखा जैसा वो कहना चाहती हो कि वो भी अपने हस्बैंड से प्यार करती है। लेनचिरेन वांगशान कपल के साथ उनके मेन घर में गए और वो सिटिंग एरिया में बैठ गए। लंजा ने अंकल को एक रिंग देते हुए कहा, अंकल, इस रिंग को कल्टीवेट करना। ये एक स्पिरिचुअल विप है
और एक मैकपाई में बदल सकता है। आप वो देख पाओगे जो ये देखेगा, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन एडवांस है। हम जानते हैं आप ये कर सकते हैं, बस जल्दी करना। जैसा आप देख सकते हो, आप अपने दोनों नेफ्यूज़ को खो चुके हैं। इमोर्टल कल्टीवेटर होने की वजह से हम कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेंस चेन के लिए ही इज़ डन, वीइंग ने कहा। भाई ने कुछ ऐसा किया है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर नीसेक्ट को पता चल गया तो लेंसेक्ट का नीसेक्ट के साथ युद्ध हो सकता है, लंजा ने कहा। लेंचरेन को फोरहेड रिबन के बारे में याद आया। बेबीज, उसने कहा, आपने देखा कि मेरी ग्रैंडमा भी उनके साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन इमोर्टल रेलम का समय अलग होता है। वहाँ के 3 दिन और यहाँ का 1 दिन। शायद 1 महीने में बेबीज 1 साल के हो जाएंगे, वीइंग ने कहा। मुझे अपना हाथ दीजिए। वीइंग ने उनका हाथ लिया और एक स्पेल की। यह एक ब्लड रेड स्पाइडर लिली उनकी स्लीव के नीचे छोड़ दिया। इसे बस छूना और आप जिस यीलिंग विसेक्ट में जिस जगह जाना चाहते हो उस जगह की कल्पना करना और आप वहां आ जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरे तरीके से काम नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हो कि मेरी अनुमति के बिना कोई हमारे सेक्ट में नहीं आ सकता, और कोई अगर आपका हाथ काट देगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर सुबियान और बीचिन बेबीज के साथ आए। लेंचरेन ने दोनों के ऊपर फोरहेड रिबन रखा और कहा, मैं कल आऊँगा। और जैसे ही उन्होंने अपने मार्क को टच किया, वो अपने स्टडी में थे। कोई टावर में लेंशिचेन और मेंग्याओ जियांगचेंग को इस बात के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो यीलिंग पेट्रियार्क को मारने में लीड ले। वो अब अपने दिमाग से बाहर हो चुका है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। एज अ सेक्ट लीडर वो विभूषण का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। ही सेक्ट ने कोई टावर के प्रस्ताव का खुले में अपोज कर दिया था। अचानक सबने यानली के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यानली आलिंग को अपनी गोद में खिला रही थी और जिंजीशुआन भी पास बैठकर खाना खा रहा था। अचानक 2 लोग मारने के इरादे से उनके पास आए। इससे पहले कि जिशुआन कुछ कर पाता, उन्होंने अपनी तलवार से उन पर वार कर दिया और अब वो मरे पड़े थे, क्योंकि आलिंग की बेल ने अपना असर दिखाया था। अब 3 लोगों का ये परिवार किलर्स से घिरा हुआ था। उनमें से कोई भी एक वार से नहीं बचता। उनके खुद के वार दुगनी तेजी से उन पर हमला कर रहे थे, बिना बच्चे को नुकसान पहुंचाए। अब तक लगभग 20 लोग मर चुके थे। जब लाशों को हटा दिया गया तो चर्चा का वो सम्मेलन सभी ने फिर से शुरू कर दिया। यानली ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अभी भी रो रही थी और जिंजीशुआन ने भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि ये बेल शक्तिशाली है, लेकिन इतनी उसे उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर से सब लोग यीलिंग पेट्रियार्क के साथ शुरू हो गए, यहाँ तक कि उसके पिता खुद यीलिंग पेट्रियार्क को मारने जाने के लिए तैयार हो गए। वो और ज़्यादा नहीं ले सका। वो तुरंत खड़ा हुआ। कुछ लोग उसे देखने लगे। वो उस रूम के कोने में गया, वहाँ से एक सजा हुआ कांच का वाज उठाया और कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच फेंक दिया और फिर जोर से चिल्लाया, चुप रहो। हर कोई उसे देखने लगा। जिंजीशुआन ने चिल्लाते हुए कहा, यीलिंग पेट्रियार्क ये, यीलिंग पेट्रियार्क वो, और तुम सब बेवकूफ़ हो। यीलिंग पेट्रियार्क ने खुद ये बेल दी है। हाँ, उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि लेंसेक्ट उसे ये पैसे देता है। शायद उसने ये किसी की कब्र से उठाए होंगे, क्योंकि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड की यूनिवर्सल ग्रेव में रहता है। उसने खुद ये कहा था कि जितनी ताकत का इस्तेमाल तुम करोगे, उससे डबल ताकत से ये बैकलैश करेगा। इससे साबित हुआ है कि वो मारने के इरादों से आए थे और वो सभी एक ही वार में मर गए। और आप सेक्ट लीडर जियांग, मुझसे ये मत कहना कि आप उसके काम को नहीं जानते हैं। आप उसके साथ पूरे 10 साल तक रहे हैं। यहाँ तक कि सेकंड यंग मास्टर नी भी बता सकते हैं कि ये मास्टरपीस विभूषण द्वारा दिया गया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे माता पिता ने उसके तालिस्मान बेचकर और अपनी जेबें भरी? क्या तुम यह भी नहीं कह सकते कि ये काम उसका है? मैं उसका नौकर के रूप में उसका बचाव नहीं कर रहा। उसका काम आपका है, लेकिन कम से कम कुछ तो कहिए। तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं लोगों का मन बहलाने के मूड में नहीं हूँ।
इसके साथ जिंगजिशवान अपने परिवार के साथ चला गया। सब लोग जियांग चिंग की तरफ देखने लगे, जैसे कुछ कहने की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेन चिरेन खड़े हुए और कहा, शायद वांग जी ने दूसरे रास्ते से मदद की होगी, जैसा कि राजकुमार जिन ने कहा। और हम सब जानते हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, लेन वांग जी और विभूषण ने एक परफेक्ट टीम बनाई है। इसके साथ ही वो भी वहाँ से चले गए। उनके रिंग को कल्टीवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। श्री चैन ने सोचा कि उसके अंकल ने अपना दिमाग खो दिया है। नेहू सांग पजल्ड था, क्योंकि लेन चिरेन के अजीब बर्ताव की खबर उसके जासूस ने उसे दी थी। बेबीज को पैदा हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन वो लगभग 1.5 साल के हो गए थे। वो लोग उनके स्पिरिचुअल बनीज के साथ खेल रहे थे, जो सोंग चेन कपल ने उन्हें तोहफे में दिया था। हमारा सोंग लेन अब 1 मंथ प्रेग्नेंट था। चेनचिंग और वांग जी ने बताया कि उन्हें शुयंग मिल गया है और वो शायद आज रात ही सेक्ट में अपीयर होगा। ही सेक्ट में सभी लोग सोने जाने वाले थे, तभी उन्होंने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। लोगों ने देखा कि लगभग 200 बाहरी सदस्य शुयंग के हाथों अपूरणीय तरीके से मारे जा चुके हैं। फिर सैकड़ों इनर मेंबर्स। अब केवल मुख्य परिवार बचा है। अब शुयंग अपने परिवार के सामने सेक्ट लीडर को अपमानित कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें जिनको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। अब वो उसका सिर काटने ही वाला था। शुयंग अपनी जगह पर फ्रोजन खड़ा हो गया, वांग जी जिनकी स्पिरिचुअल चिन स्ट्रिंग से। फिर उनकी नज़र में वांगशन कपल उनके वेपन्स के साथ नजर आए। सेक्ट लीडर ही ने जब ये देखा तो उन्हें रिलीफ फील हुआ, लेकिन अगले ही पल यीलिंग पेट्रियार्क को देखकर वो और ज़्यादा डर गए। तभी वीइंग ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मैं तुम्हें लगभग आधे घंटे से ढूंढ रहा था। ये हमारा सीक्रेट ग्राउंड है, जहाँ से कोई ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती, सेक्ट लीडर ही ने कहा। तो तुमने अपनी ही कब्र खोद ली? तुम्हारी हर सप्लाई जा चुकी है और अब पानी भी। अब तुम क्या करने वाले हो? वीइंग ने पूछा। मैं नहीं जानता, सेक्ट लीडर ही ने कहा। मुझे असली बात बताओ कि इस मॉन्स्टर ने तुम्हारे सेक्ट को क्यों बर्बाद किया है। मैं तुम सबको बचा लूँगा, वीइंग ने कहा। सेक्ट लीडर ही ने सोचा कि अब क्या बचा है। अगर भरोसा उसके बच्चों को बचा सकता है तो ठीक है। सेक्ट लीडर किन चाय, उनकी पत्नी किन दायू मेरी स्वोन सिस्टर थी। उनकी इकलौती बेटी किनसू जिनगोंगायू से मैरिड है, लेकिन उनकी शादी के 1 हफ्ते बाद ही दायू की मौत हो गई। सबने सोचा कि वो हीट स्ट्रोक से मर गई, लेकिन वो ची स्ट्रोक से मरी थी, सेक्ट लीडर ही ने कहा। ये केवल तभी होता है जब कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ हर्ट हो। उनके खुद के उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उन पर वार करते हैं, लंजा ने कहा। जब वो मरने वाली थी तो उसने मुझे बुलाया और बताया कि जिनगोंगशान ने उसका रेप किया था। किन्सू और जिनगोंगायो हाफ सिबलिंग्स हैं। शादी से पहले उसने ये जिनगोंगायो को बताया था, क्योंकि वो ना तो अपने पति को बता सकती थी और ना ही जिनगोंगशान को। लेकिन उस बास्टर्ड ने उसे बताया कि चिंसू ऑलरेडी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और ये शादी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि ये 2 सेक्ट की ताकत है, सेक्ट लीडर ही ने कहा। तो तुम उससे अपने गट से नफरत करते हो और तुमने उसका बहिष्कार किया, और नतीजा तुम्हारे सेक्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए उसने शुयंग को मेरे गुलाम के नाम पर यहाँ भेजा है, वीइंग ने कहा। हाँ, मुझे यकीन है कि आज की असफल हत्या की कोशिश भी उसका किया धरा है, क्योंकि वो अपने नाजायज़ बेटे को नहीं मार सकता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मुझे बचा लो, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लो, जिसके भुगतान के रूप में आप अपनी कोप्स का नौकर बना सकते हो, सेक्ट लीडर ही ने कहा। इस पर वीइंग और बीचिन हंसने लगे। आप मेरे बारे में बहुत उच्च विचार रखते हैं। मुझे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विभूषण इतना अमीर हूँ कि इन 80 लोगों को बिना अपनी उंगली हिलाए इनकी पूरी जिंदगी खिला सकूं, वीइंग ने कहा। उसने बस सिर हिलाया। शुयंग के बारे में क्या? सेक्ट लीडर ही ने कहा। लंजा ने अपनी उंगली हिलाई और शुयंग धूल में बदल गया। क्लैंक साउंड के साथ जियांगजी, जो शुयंग की तलवार हैं, और यिन आयरन जमीन पर गिर गए। हंगवांग जुन की ऐसी पावर से सब स्तब्ध थे। चेनचिंग ने उस तलवार को उठाया और कहा, जियांगजी एक अच्छी तलवार है, बस एक मॉन्स्टर द्वारा यूज की गई है।
विंग ने यिन आयरन को हवा में उड़ने दिया और उसकी सारे रिसेंटमेंट एनर्जी को सोख लिया और उसे प्योर एनर्जी में रिफाइंड कर दिया। वो रेड लाइट में चमक रही थी। एक बार फिर सब स्तब्ध और डरे हुए थे यीलिंग पेट्रियार्क की पावर को देखकर। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड अब जो आगे के पार्ट्स होने वाले हैं उनमें लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें अब जिनका सच एंड हमारे वांगशान के ट्विंस भी बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।